नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। जैसे कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे अम्ल, क्षार और क्षारक और लवणक के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म जो है हम बताएंगे। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक। पहला हमारा क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। जब हम किसी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी भी धातु के साथ, तो कैसे क्या उसका रिएक्शन निकलता है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी देखो जैसे तनु की बात आ गई, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। बताएंगे कि तनु कहाँ लिखा जाता है और सांद्र कहाँ लिखा जाता है, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे जिंक का कुछ टुकड़ा था हमारे पास, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करवा रहे हैं भैया, जब इसको करवा रहे हैं तो इसमें क्या रिएक्शन तो निकल रहा है हमारे पास, ये तो निकल गया, ठीक है, जिंक के साथ ये हुआ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या था, इसके साथ जिंक के साथ तो मिल गया, लेकिन जो आपका ये हाइड्रोजन था, ये क्या हो गया, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मुक्त हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम होता है अपना, ये धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका ये आपका रिएक्शन रहा, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, इसका नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो ये आई थिंक ये धातु के साथ अभिक्रिया वाला मैटर समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं जो क्षारक से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऐसा नहीं कि अम्ल ही, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, सिर्फ यही ही नहीं हाइड्रोजन मुक्त करता है, इसके साथ गैस बनाता है, बल्कि ये भी कुछ धातुएं क्षारक के साथ भी अभिक्रिया जब करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे हमारे पास NaOH है, ये जिंक के साथ जब मिलता है तो सोडियम जिंकेट के साथ साथ तो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन को भी बना रहा है। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया और होती है कि जिसमें थोड़ा सा एक अपवाद है, कह सकते हैं कि इसमें जब ऐसी अभिक्रिया सभी पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है ना, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कि ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, परंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती हैं, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। इतना नोट कर लीजिए, तो फिर कुछ आगे और बताते हैं, ठीक है ना। धातु कार्बोनेट के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाई कि धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएंगे, हमारे लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। जैसे हमारे पास Na2CO3 है, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। ये जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या निकलेगा, नमक निकलेगा, जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि जो हमारा धातु कार्बोनेट होता है, या सोडियम और जिसको अभिक्रिया कराते हैं हम किसी से, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। जब हमारा धातु है कार्बन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ये जो धातु है कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या निर्माण करता है, लवण, जल और कार्बन। इसे आपने देखा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके साथ जब ये अभिक्रिया हो रही है तो क्या मिल रहा है हमें, ये नमक मिल रहा है और ये हमारा जल मिल रहा है और ये हमारा क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला बताते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, देखो ये वाला तो समझ में गया होगा ना कि धातु कार्बोनेट अम्ल, कोई भी धातु कार्बोनेट, धातु का मतलब होता है किसी भी धातु का नाम हो और उसके साथ कार्बोनेट लगा हुआ हो, ठीक है ना। अम्ल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमें मिल जाता है, यानी ClH2O, CO2, कहने का मतलब नमक का, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, ये जो कार्बोनेट अम्ल था, अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई धातु है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है, और उसको जब अम्ल के साथ अब क्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या, वो भी वही मिलेगा, क्या मिलेगा, नमक यानी कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जैसे बात कर लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सोडियम जो हमारा होता है NaCO3 यानी SCO3 होता है बच्चों, ठीक है, NaCO3 प्लस, इसको जब हम करते हैं HCl यानी कि अम्ल से
गुणा कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसको इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं मिलता क्या है, वही चीज़ मिलेगा, NaCl मिल जाएगा, फिर H2O मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये तरीका जो होता है किस पे, कार्बोनेट धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों पे लागू होता है। ठीक है ना। अगर किसी भी धातु के साथ कार्बोनेट अम्ल है तो उसके साथ भी यही मिलेगा, और हमारे साथ कोई किसी धातु के पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो भी यही मिलेगा। ठीक है ना। तो इसके इतना करिए, फिर इसके आगे बताते हैं हम आपको। ठीक है। तो बच्चों हमने बात कर ली दो चीज़ों की कि जब हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब और उसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नमक मिल जाता है, जल मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है ना। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अम्ल और क्षारक की। अम्ल और क्षारक मिल, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि अम्ल और क्षारक जब दूसरे को मिलते हैं तो उदासीनीकरण क्रिया कहलाते हैं, तो जानते ही हो सभी लोग। ठीक है ना। तो इसमें कैसे अभिक्रिया कराएंगे, हमें क्या मिले, नमक और जल मिलकर निर्माण करें। तो कैसे करेंगे, जैसे बात कर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaOH का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके जब हम अम्ल के साथ, ठीक है, यानी एक हमारा क्षारक और अम्ल है, इसके साथ जब अभिक्रिया हम इसको एक साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमें क्या क्या मिल जा रहा है, NaCl मिल जा रहा है, प्लस में क्या मिल जा रहा है, हमें H2O मिल जा रहा है। ठीक है ना। कहने का मतलब इसको जब हम दोनों को, एक अम्ल है एक क्षारक है, ठीक है ना, हमारा क्षारक और अम्ल के साथ जब हमारा अभिक्रिया हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, नमक मिल रहा है, उसके साथ क्या मिल रहा है, जल का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहेंगे। लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, इस प्रक्रिया को भैया उदासीनीकरण कहते हैं। और मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण वही होता है जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों ही यहाँ पर अपने अस्तित्व बदल देते हैं, अपना स्वाद बदल देते हैं। ठीक है ना, अपनी प्रकृति बदल देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उदासीनीकरण कहलाते हैं। ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर अगला बता दें आपको। ठीक है ना। अगला अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों के साथ, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड का क्रिया बताएंगे। ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं क्या, अगर अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना। बात करते हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, किसी भी अम्ल के साथ, ठीक है ना, धात्विक ऑक्साइड यानी कि कोई भी धातु ऑक्साइड को हम कराएंगे, धातु हो और ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड एक साथ हो। जैसे बात कर लेते हैं हम कार्बन ऑक्साइड की, ठीक है, क्या कॉपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, और इसको जो हम कराते हैं अम्ल के साथ, ठीक है, तो हमें मिलता क्या है, ध्यान समझिएगा। हमें क्या मिल जाता है, प्लस में क्या मिल जाएगा हमें, ये H2O क्या मिल जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा धातु ऑक्साइड है, क्या है, और हमारा ये क्या है, आपका अम्ल है। जब इसको हम अम्ल के साथ, किसी भी धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा भाई, आपको पता है कि ये तो नमक हो गया आपका, ठीक है, यानी कि ये लवण हो गया, और ये क्या हो गया आपका, जल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी हम धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमें मिलेगा वो एक क्षारीय प्रकृति होगी। क्या होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आपका हो जाता है कि क्षारक के साथ जब हम अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है ना, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, जब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा, क्या हमें प्राप्त होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बात कर ले हम, एक हमारे पास है CaOH ट्वाइस है, ठीक है ना, और प्लस में हमारे पास क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, CaCO3 और प्लस में H2O जल मुक्त होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब जब हम किसी भी
क्षारक को धात्विक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड को क्षारक से हम अपना कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है भाई, नमक और जल का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अधात्विक ऑक्साइड जो होगा वो किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इतना, तो आगे पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, चलो बच्चों बात कर लेते हैं अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन में क्या संबंध होता है, कैसे एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें किस प्रकार से क्या उत्पन्न कराते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे अम्ल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। कहने का मतलब अगर किसी अम्ल, कोई भी अम्ल है और उसको जल के साथ, जल की उपस्थिति में उसको करते हैं, जल की उपस्थिति उसके साथ कराते हैं, हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न मिलता है। मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, प्लस में निकलेगा। ठीक है ना, बाकी जो रहेगा वो माइनस चला जाएगा। बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है हमारे पास। ठीक है ना, ये जल की उपस्थिति में, ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा जल की उपस्थिति में, किसमें, जल की उपस्थिति में है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन धन आयन हो जाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, एक आयन उत्पन्न करता है। ठीक है ना, और जो हमारा ये था Cl था, इसको क्या कर दिया, इसने माइनस कर दिया। ठीक है ना, इस प्रकार जैसे बात कर लेते हैं हम, हमारे पास H है, क्या है ये, हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम जब यानी हाइड्रोजन में जल की उपस्थिति जिसके साथ जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम भाई, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है, लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन है ये। कहने का मतलब ये है भाई कि जब हम किसी भी अम्ल में, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इसके साथ इसमें जब हम जल की उपस्थिति में जब हम क्रिया हुई हमारी, या कुछ भी इस जल की उपस्थिति के साथ की स्थिति की बात की जाए, जल की उपस्थिति में स्थिति की बात की जाती है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, आयन में प्लस, मतलब एक प्लस आयन, एक धन आयन में आ जाता है, और बाकी सब क्या हो जाता है, वो ऋण आयन में चला जाता है। उसी प्रकार जैसे हम ये धन आयन में, अगर इसी हाइड्रोजन आयन में हम जल की उपस्थिति की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है हमको। ठीक है ना, कहने का मतलब किसी न किसी तरीके से ये बढ़ता मिलेगा आपको। ठीक है ना, इतना नोट करिए। तो क्षारक के बारे में मैं बता दूं, क्षारक के क्या सिस्टम होता है उसका। ठीक है, तो बच्चों अब अम्ल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब बात करते हैं क्षारक की। ठीक है ना, जब क्षारक जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगा, यानी जल की उपस्थिति में क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस कर देता है। ठीक है ना, कैसे बात कर लेते हैं इसकी, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे बात कर NaOH की बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना, NaOH की बात कर लें, NaOH है हमारे पास, और ये जल की उपस्थिति इसके साथ, किसकी, जल की उपस्थिति में क्या कर देता है भाई, Na तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन Na प्लस हुआ, लेकिन OH क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, OH आपका हाइड्रोजन क्या हो जाए, एक माइनस चला गया। ठीक है ना, माइनस कर दिया। और दूसरे की बात कर लेते हैं, जैसे मान हमारे पास KOH है। ठीक है ना, इसको भी हम जब जल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें K तो प्लस है, K आपका क्या है, पोटेशियम, यानी कि आपका ये तो प्लस आ जाता है, लेकिन OH क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है, ऋण आयन हो जाता है। ठीक है ना, उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, जैसे Mg है, OH ट्वाइस, ए भाई OH ट्वाइस, और उसके साथ में जब हम H2 की उपस्थिति करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, Mg डबल प्लस मिल जाता है, यानी कि उसमें डबल आयन मिल जाता है। ठीक है ना, और हमारा OH क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन, जब आपस में इसको जल की उपस्थिति के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या, कैसे, किस तरीके से आयन हाइड्रोजन में प्लस हो जाता है और इधर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो हमने ये समझ लिया। ठीक है ना, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में है, क्षारक के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, इतना आप नोट कर लीजिए। तो फिर महत्वपूर्ण बिंदु 2 हैं, उसको बता दूँ मैं आपको। ठीक है ना, नोट करिए इसको। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्षारक और क्षार संबंधित हैं, तो क्षारक की बात कर लें तो क्षारक जो होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब कहोगे सर कैसे,
तो भाई बहुत सारे क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में तो घुलनशील हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो घुलनशील नहीं होते हैं। तो हम कहने के लिए कह सकते हैं कि कुछ क्षारक, क्या कह सकते हैं, कुछ क्षारक जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। नहीं होते हैं, बात समझ गए ना। कहने का मतलब सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, इसका मतलब यही होता है कि कुछ तो घुलते हैं लेकिन कुछ नहीं घुल पाते हैं, ठीक है ना। इसी पॉइंट को क्या कहा गया कि घुलनशील नहीं होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसका मतलब कोई नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, कुछ होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं, ठीक। बात करते हैं जल में घुलनशील। अब एक दिन किसी ने पूछा था हमसे, सर क्षारक और क्षार में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो क्षारक तो सब होता है, जो जल में घुले वो भी, जो ना घुले वो भी, ठीक है ना। क्षारक वही होता है जो जल में घुल जाए, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। क्षारक क्या होता है, सभी क्षारक क्षारक होते हैं जल में ना घुले, ठीक है ना। बाकी जो जल में घुल जाता है, ठीक है, जो जल में घुल जाता है उसको क्या कहेंगे हम, क्षार कहेंगे, ठीक है ना। जल में घुलने वाला, जल में घुलनशील, ठीक। तो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसी को हम क्या कहेंगे भैया, क्षार कहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहेंगे हम, क्षार कहेंगे। और क्षारक क्या होता है, क्षारक सभी होता है जो जल में घुले और ना घुले दोनों, ये क्या होंगे हमारे क्षारक कहलाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन जो क्षार होता है सिर्फ वही क्षार होगा जो जल में घुल जाएगा। इतना नोट डाउन करिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सांद्र होता है और तनु होता है, इन किसी भी धातु के साथ या किसी भी तत्व के साथ कैसे इसको जोड़े से कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कह दिया गया या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कह दिया गया। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, सांद्र तनु का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता दूं, इसको नोट कर लीजिए तो बताएं इसको हम, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं कि क्या होती है तनु और सांद्र विलयन। किसे कहते हैं तनु विलयन, किसे कहते हैं सांद्र विलयन, इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहले समझ ले, उसके बाद हम बताते हैं क्या होता है। अम्ल या क्षारक के विलयन में जल मिला, कोई भी अम्ल होता है, कोई भी क्षारक होता है, तो उसमें जब हम जल मिला देते हैं तो उनके आयनों में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, सांद्रता आयन में कमी हो जाती है, फिर कुछ बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ होता जरूर है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं कि सांद्र जो होता है हमारा होता क्या चीज है, ठीक है ना। बात कर ले हम कि हमारा जो सांद्र विलयन है वो क्या है, ध्यान समझिएगा इसको, नहीं गायब हो जाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री वैसे भी गायब हो जाती है, ध्यान समझिएगा इसको। केमिस्ट्री ऐसी चीज़ होती है, अगर इसको बार बार पढ़ोगे तभी आपके माइंड में रहेगा, अदरवाइज केमिस्ट्री बड़ी बेवफा होती है। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ा शाम पढ़ा रात पढ़ा सुबह फिर सफ़ा, ठीक है ना। तो अगर रेगुलेशन में रखोगे तब तो माइंड में रहेगा, अगर आप इसको छोड़ दिए ना तो ये केमिस्ट्री बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। बात करते हैं कि सांद्र विलयन क्या होता है। तो भाई जो सांद्र विलयन होता है प्रति इकाई आयतन में अधिक आयन हो जाता है, ठीक है ना। प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में अधिक आयन होता है, ध्यान देना क्या होता है, अधिक आयन होता है, ठीक है। यानी OH प्लस होता है, ठीक है, ठीक। और जो हमारा तनु होता है, तनु विलयन जो होता है उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है भाई, ठीक है। अगर हम तनु विलयन की बात करें तो तनु विलयन में जो प्रति इकाई आयतन होता है वो कम हो जाता है भाई, प्रति इकाई आयतन में कम आयन होता है, क्या होता है, कम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उसमें जब लास्ट में हम क्या देखेंगे, OH प्लस देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सांद्र की बात कर लें, सॉरी इसमें क्या सल्फ्यूरिक तनु में क्या देखेंगे, माइनस, OH क्या देखेंगे, माइनस देखेंगे। और हमारे सांद्र विलयन में क्या देखेंगे, OH को प्लस देखेंगे, बस इतना हमको देखने को मिलता है। तो जिसमें ये रहेगा वो तनु होगा, जिसमें प्लस रहेगा वो सांद्र होगा, इसीलिए लिखा जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और दूसरी बात कर लें किसी भी, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हम बात कर लें तो किसी भी अम्ल को किसी भी
क्षार या किसी भी विलयन में जल मिलाकर क्या किया जा सकता है, उसका सांद्र बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। उनकी सांद्रता क्या की जा सकती है, बढ़ाई घटाई जा सकती है, ठीक है ना। बात कर ले जैसे किसी भी सांद्र विलयन में, किसी भी सांद्र विलयन में जल मिलाकर जल मिलाने से तनु बढ़ता है, ठीक है ना। किसी भी सांद्र विलयन में जल मिलाकर तनु बढ़ाया जा सकता है, तनु क्या किया सभी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, तनुकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, इसी प्रक्रिया को तनुकरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तनुकरण कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम समझ लिए कि क्या होता है तनु विलयन और क्या होता है सांद्र विलयन। कोई भी विलयन होगा, कोई भी सांद्र विलयन है, ठीक है ना, कोई भी सांद्र विलयन है, अगर उसमें पानी की मात्रा अधिक कर दें, ठीक है ना, जल की मात्रा अधिक कर दें तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वो तनु विलयन। भाई उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी ना। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, नमक और चीनी का घोल है आपके पास, ठीक है ना, नमक और पानी का घोल है, तो उसमें पानी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, फीका होगा, नहीं होगा। उसी तरीके से इसको हम समझ लेते हैं कि जब किसी विलयन में हम, किसी भी सांद्र विलयन में अगर हम पानी ज़्यादा कर देते हैं तो तनु हमारी क्या, तनु हमारा कम हो जाता है, ठीक है ना, तनु बढ़ जाता है। सॉरी, अगर पानी की मात्रा अधिक करेंगे तो तनु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मतलब अधिक फीका हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो मैंने बताया था कि ये तनु होता है, ये क्या होता है आपका, ये सांद्र होता है, ठीक। जिसमें OH प्लस मिलेगा मतलब अधिक हो जाएगा, वो प्लस होगा, वो आपका सांद्र हो जाएगा, और जिसमें कम होगा वो तनु हो जाएगा। इस तरीके से आज के चैप्टर में इतना है, ठीक है ना। तो अगले में पढ़ेंगे हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में बात कर लेंगे, क्या होता है पीएच स्केल, अगली वीडियो में यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और बच्चों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपका सहयोग हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद।